पैदा करेंगे। हमें अपनी जाती अना से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। सबने उस क्रिकेटर को तो भुगता है, सबने तौबा कर लिया है, कभी उसको तो वापस आने नहीं देंगे। हमारा सोच ये है कि आप किसान को अमीर बनाएं, आप मजदूर को उनका जेब में पैसा दें कि वो अशराफिया को फायदा पहुंचाते हैं, सरमायादार को फायदा पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं किसी तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, नई मार्केट्स भी खोलनी है, एक्सप्लोर करनी है और सनतों को तरजीहाती बुनियाद पे दोबारा से को रिवाइव कर। कराची चलता है तो इस्लामाबाद भी चलता है और रावलपिंडी भी चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शौकत पराचा। सियासत, मईशत, तिजारत, ज़र मुबादला, बरामदात, ये सब कुछ आजकल इंटरलिंक्ड है। अभी जो आपने बातें सुनी तमाम लीडिंग पर्सनैलिटीज़ की, कोई सियासत की बात कर रहा है, कोई मईशत की बात कर रहा है। यकीनन वज़ीर ख़जाना ठीक कह रही थी, हमने मईशत को रिवाइव करना है। वज़ीर तिजारत भी सही कह रहे थे कि हमने बरामदात को बढ़ाना है। पंक्चर कोई चीज़ उस वक्त होती है जब उसमें से ना हवा निकल जाए, और बूम कभी कभी ऐसा भी आता है कि जिसमें महज हवा भर दी जाती है, बाकी सब्सटेंशली कुछ नहीं होता। हमारे साथ भी शायद ऐसा ही होता रहता है, कभी पंक्चर हो जाते हैं, कभी हमारा बूम आ जाता है। मईशत जब गिरती है या पंक्चर होती है मईशत स्पेशली, तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटीज़ हो गई, खुदा न खास्ता कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, जैसे ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया। लेकिन मईशत के लिए सॉलिड पॉलिसीज़ भी चाहिए होती हैं। ये अंडे मुर्गियां कट्टे पालने से आज के दौर में मईशत को इस्तेहकाम नहीं दिया जा सकता। तो हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, मैं आज इस पे बात करना चाह रहा हूँ। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज मेरे साथ हैं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब। नाज़रीन, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान की मईशत पे वो तफ़सीलन बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। जनाब मोहम्मद अनवर शेख साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, इकानमिस्ट हैं, फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री से बड़ा तवील अरसा ये मुंसलिक रहे, और हमें ज्वाइन किया है जनाब कैसर अहमद शेख साहब ने। साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म के चैम्बर्स के बहुत से चैम्बर्स के परमानेंट ये मैं तो कहूँगा मेंबर भी हैं और सदर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। पहले मैं ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन लेता हूँ डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब आपसे। ये फरमाइए कि IMF का प्रोग्राम तो माशाल्लाह चल रहा है, बड़ी मुश्किल से एग्रीमेंट हुआ था। ये सवाल मुझसे भी लोग पूछते हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अब हमारी मईशत का क्या हाल है? देखिए, मईशत को हम बांट लेते हैं। 24 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनके हवाले से इस वक्त दो सबसे बड़ी मुश्किलात या चैलेंजेस सामने आ रही हैं। एक तो ये कि खुराक की कीमतों की जो शरह है वो कोई 50-52% एक साल के अंदर बढ़ गई है, और ये शौकत डॉक्टर साहब ज़रा ऊंचा बोले, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। पाकिस्तान की माशी तारीख है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो चैलेंजेस प्राइस के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज है, और दूसरा बड़ा चैलेंज जो सामने आया है वो बिजली की बिलों के हवाले से आया है। जो हुकूमती चैलेंज है सबसे बड़ा, वो डॉलर्स का फुकदान है। वो आप समझिए कि हमने IMF से, सऊदी अरब से और बाकी ममालिक से कर्जे इकट्ठे करके कोई $8 अरब के ज़खायर इकट्ठे कर लिए थे, वो भी बड़ी तेजी से गिरे हैं, और अब वो कहीं 7.25 और 7.5 के दरमियान पहुंच गए। तो दो बड़े इश्यूज हैं। एक डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, हमें बड़ा सादा अल्फाज में समझाइए। बड़ा यहाँ पर जिक्र होता है कि खुदा न खास्ता कहीं पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। अभी आज जहाँ हम खड़े हैं, ये दो पॉसिबिलिटीज़ अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी। देखिए, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो टल गया है, वो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन जो असरात हैं, आप पाकिस्तानी रुपए का हाल देख लीजिए, आप पाकिस्तान में कीमतों का हाल देख लीजिए। तो जो ममालिक हैं, जैसे आपने श्रीलंका का जिक्र किया, जो डिफ़ॉल्ट में चले गए थे और फिर उनकी जो करेंसी का हाल हुआ, वहाँ पे जो महंगाई का हाल हुआ, पाकिस्तान में शौकत साहब वो ऑलरेडी हो गया है विदाउट डिफ़ॉल्ट, विदाउट गोइंग इनटू अ डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में जाने से पहले ही हमारी करेंसी का और हमारे यहाँ महंगाई का तकरीबन वही हाल हो गया है जो मुल्कों में डिफ़ॉल्ट के बाद होता है। अब कोशिश ये हो रही है, हमें नज़र आता है कि कोशिश हो रही है
कि किसी तरह से मईशत की सिमत को मोड़ा जाए। उसकी एक अंदरूनी सिमत है, एक बैरूनी सिमत है। अंदरूनी हवाले से बहुत सारे इकदामात हमारे सामने आ रहे हैं। उसमें स्मगलर्स के खिलाफ इकदामात हैं, करेंसी जो जखीरा नोजी करते हैं करेंसी की, उनके खिलाफ इकदामात नजर आ रहे हैं, बिजली चोरों के खिलाफ इकदामात नजर आ रहे हैं। और जो बैरूनी हमारा सेक्टर है। एक मिनट, मैं बैरूनी पे आता हूँ डॉक्टर साहब, इधर रुकिएगा। बिजली चोरी की वो बात कर रहे हैं, यानी अगर चोरी ना भी हो तो जो डेट है हमारे ऊपर 2600 अरब रुपए का डेट है, वो अगर है और हर साल हमने ये जो एंटिटीज़ पाली हुई हैं, पीआई है, रेलवे है, स्टील मिल्स है, इनको हम 500 अरब रुपए देते हैं, तो यहाँ तो कोई भी आ जाए कुछ भी कर ले। अगर आप 4000 अरब वैसे ही जेब से निकाल के दे रहे हैं, 2500-2600 सर्कुलर डेट का, 1500 अरब रुपए के करीब एसओईज़ का, तो फिर मईशत कैसे बेहतर होगी शेख साहब? एग्जैक्टली आपने सही इसका इशारा किया। मेन इशू ये है कि सर्कुलर डेट का फ़्लो नहीं रुक रहा। एक चीज़ है कि एक्यूमुलेटेड है, मल्टी ईयर पे है। 2008 से ये सर्कुलर आप डेट 10-12 साल इसी चीज़ को देखते रहे फाइनेंस में, अल्हम्दुलिल्लाह, और एट द एंड ऑफ द डे वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे। उसकी वजह क्या है? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि उसकी वजह ये है कि डेट एक कॉन्टीन्यूसली एड्रेस करने का नाम है, और उसके लिए जो मेयर्स होती हैं वो वर्ल्ड बैंक के साथ भी मिलके बनाई गई। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान भी बनाया गया, और आईपीपीज़ के साथ एक तारीखी सेटलमेंट भी की गई। ये इसका पैराडॉक्स है कि आईपीपीज़ के साथ जो मतलब मुआहदे हुए थे वो गलत थे, बहुत ज़्यादा गलत, सही की बात नहीं है। जिस वक्त आप उनके साथ सेटल किया तो अगले तकरीबन 20 सालों में इन आईपीपीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो उन्होंने टैरिफ की कंसेशन दी वो 800 अरब रुपए है। हमें उन्होंने रियायत दी अगले 20 साल के एग्जैक्टली जितना भी जिसका प्रोजेक्ट बाकी है, किसी का 8 साल है, किसी का 20 है, किसी का 10 है। दूसरी कंसेशन जो उनसे हमें मिली वो 100, इफ़ आई एम करेक्ट, 148 रुपए का डॉलर लॉक किया गया उनके साथ। और उससे आप यहाँ से सिंपल उसको प्रोपोजिशन को समझ लें, अगर 14 रुपये 80 पैसे बिजली यूनिट होता बिकॉज ऑफ दिस डॉलर इंडेक्सेशन ऑफ 148 जो हाँ 5 साल पहले थी। अगर ना ये सेटल किया होता तो ये 30 रुपये रेट होता। तो अबाउट 50% का कंसेशन मिला हमें 300 रुपये के डॉलर को अगर कंपेयर करें तो आज। जो मैं पहले भी कई फोरम्स पे अर्ज़ करता रहता हूँ कि वन साइड ऑफ द नॉर्मली इशू इज़ सीन, और वो ये है कि बिजली की तरसील फेडरल गवर्नमेंट का काम है, और प्रोविंसेस जो हैं उनमें 98% पॉपुलेशन हाउस्ड है, आबाद है। तो वो प्रोविंसेस की पार्टिसिपेशन के बगैर अगर आप इसको समझ रहे हैं कि ये सेटल हो जाएगा, द आंसर आपने बड़ी की बात कर दी शेख साहब। कैसर अहमद शेख साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं कि मईशत की डायरेक्शन तो दुरुस्त सिमत में है, लेकिन उन्होंने एक डॉलर की स्मगलिंग की बात की, दूसरी उन्होंने महंगाई यानी बिजली और जो रोज़मर्रा अशिया की कीमतें हैं उनकी बात की, महंगाई की बात की। तो ये तो दो बड़े पंक्चर्स तो खड़े हैं फिर मईशत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत पिराचा, कोई हमारी सिमत दुरुस्त नहीं है। अच्छा, देखो सीधी बात है, ये पिछले 30-40 सालों में सारी दुनिया में हमारे जो करीबी ममालिक ने तरक्की की है, वो तरक्की की है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की है, कि उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाई है ना। हमारे पास टेक्सटाइल के अलावा कोई आइटम नहीं है, आज भी नहीं है। हम जो लोन देते हैं वो 93% बड़ों को लोन देते हैं, और सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई है हमने वैल्यू एडेड इंडस्ट्री नहीं लगाई। हमारी कोई एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है। क्या कर लोगे आप? आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप किसी सूरत में कम नहीं हो रहा, आपका डॉलर के ऊपर प्रेशर रहना ही रहना, फिर रेवेन्यू नहीं हासिल हो रहा। सिर्फ 8% हमारा कौमी आमदनी का रेवेन्यू है। फिर आपने दुरुस्त कहा कि हमारे जो SOE है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वो घाटा ही घाटा कर रहे हैं।
सबको पता है, इस वक्त तशखीस हो चुकी है, मर्ज का पता लग चुका है। हम उस तरफ नहीं जा रहे अभी, ना हम अपने रीजन में ट्रेड कर रहे हैं, हमारी रीजन में ट्रेड ही नहीं है। हम तमाम मुल्कों से तो हमने बंद किया हुआ है, इंडिया से हमारा दुश्मनी हुई है। जो भी हालात है, जब ट्रेड आप देखिए, ताइवान और चाइना आपस में बहुत बड़ा इख्तलाफ है उनका पॉलिटिकल, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की हुई। चाइना और इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेड है। हम अपने जानबूझ के तो हाथ अपने कटवा रहे हैं। इधर हमने अब 10 दिनों से अफगानिस्तान में ट्रेड बंद की हुई है, तो किस तरह हमने तो अपने सारे हाथ रोक दिए। ना हमारे पास सेविंग्स हैं, ना हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ना हमारा कर्जे जो देते हैं 93% चंद लोगों को देते हैं। आपने देख लिया पीछे ये 3 अरब डॉलर का जो कर्जा इतना बड़ा दिया गया टर्फ पे, तो सिर्फ 630 लोगों को दिया गया। अब एग्रीकल्चर हमारा उस पर तवज्जो नहीं है, हमारा कोई सिमत दुरुस्त नहीं है। और फिर क्या सोच के आया था, मैं सोच के आया था कि मैंने दुनिया देखी है। मैं देखिए ना, मेरी उम्र है अभी 76 से प्लस हो गई है। अब मुझे बताइए कि मैंने तो पूरी दुनिया, और आज से 37 साल पहले मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वोट लेके, आज भी मेरा रिकॉर्ड कराची चैम्बर का कायम है, मैं प्रेसिडेंट बना। सोच ये थी कि वो जो दूसरे ममालिक कर रहे हैं हम भी करें। मैंने चाइना को देखा कि उनके पाँव में जूती नहीं थी, उनके पास साइकिल थे, एक गाड़ी नहीं थी वहाँ पे। और उसके बाद कोरिया, इस वक्त भी मैं शेख साहब आज अगर बीजिंग जाएं, शंघाई जाएं, आपको वहाँ छोटी गाड़ी नहीं नज़र आती, साइकिलें तो दूर की बात, लेटेस्ट मॉडल की बड़ी गाड़ियाँ नज़र आती हैं। इधर काइंडली रुकिएगा, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल वो भी मईशत के सबसे बड़ा पंक्चर हुआ करती है, और आजकल तो है ही गैर यकीनी की सूरत हाल। सदर ममलिकत तारीख तजवीज़ कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है इसको हो नहीं सकते, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि बता तो दें कब इलेक्शन होंगे। इस गैर यकीनी सूरत हाल में तो फिर पहला विक्टिम मईशत होती है। मैं मेहमानों की राय लेता हूँ एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, हम मुल्क की मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब, आप फरमा रहे हैं कि मुल्क की मईशत की डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है, ऊपर से पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी है। कोई बयान आ जाता है, स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर दूसरा बयान आता है वो नीचे आ जाती है। अमेरिका, बरतानिया जैसी बड़ी पावर, बड़ी ताकतें वो इलेक्शन के हवाले से मसलसल बात कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। IMF अगर मुआहदा करता है तो उनकी सफारतकारी भी शामिल होती है। फिर इस गैर यकीनी सूरत हाल में आप पहले ही कह रहे हैं मईशत दुरुस्त सिमत में नहीं है, तो फिर क्या होगा? वही तो पिराजा साहब, वही बात जो आप कर रहे हैं, असल क्रक्स वही है। यानी पहले अपनी मईशत के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। पहले जो टर्माइल है, जो हम चोर डाकू एक दूसरे को कहते रहे, पहले ये समझें कि हमारी मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पे है, हम बहुत बड़ी तकलीफ में हैं। हम सब मिल के बैठ के, यही बात मैं आपसे कहता रहा हूँ 2 साल से, जब भी पिछले हमारी हुकूमत आई, पहली मैंने तकरीर भी असम्बली में यही मई 2022 में की। मैंने कहा कि पहले इलेक्शन भी हो जाएंगे और ये टर्माइल दूर करें, इलेक्शन में भी अगर हो जाए और फिर ये अपना झगड़ा जारी रहे ना, हमारे पास रेवेन्यू आता है, हम वसूल ही नहीं करते, क्योंकि हर दुकान पे करप्शन है और हर इदारा करप्शन कर रहा है, खुला करप्शन हो रही है, हम रोक नहीं पा रहे। आपके स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, हम नुकसानात कर रहे हैं, चाहे PIA हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे रेलवे हो, वो नुकसान, उसको हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। बाहर की ट्रेड हमने सारी बंद कर दी है। दुनिया में कभी कहीं ऐसा हुआ है कि रीजनल ट्रेड के अलावा कोई ट्रेड हो? हम ऑल द वे अमेरिका माल बेचना चाहते हैं और एक ही आइटम नहीं, तो गैर यकीनी तो खत्म कर दें, गैर यकीनी की सूरत हाल तो शेख साहब खत्म कर दें। इससे जी, जब तक वो नहीं खत्म करेंगे, ना कोई बाहर से पैसा आएगा, ना बाहर से पैसा आएगा। आप अपनी सूरत हाल को बिल्कुल मिल बैठ के, हम सबको, पॉलिटिशियंस को इन पर्टिकुलर, सारी पार्टियों को पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी करना पड़ेगा, मिनिमम एजेंडा बनाना पड़ेगा मुल्क के लिए। हम अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, हर कोई लीडर, चंद लीडर है हर पार्टी में, 4-5 लीडर, वो बैठ के अपने सिर्फ सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर किस तरह बने। इस तरह मुल्क में की इकॉनमी नहीं बढ़ेगी, कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को आ नहीं रहा। हमारे ही देखिए पड़ोस में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोगों की लाइन लगी हुई है बाहर का, और हमारा वही रीजन है। इस वक्त चाइना और इंडिया अगले सालों में दुनिया का आधी ग्रोथ कर रहा है। 50% दुनिया की ग्रोथ इन दो हमारे पड़ोसी मुल्कों में है। हमारे यहाँ बहुत ग्रोथ हो सकती है, लेकिन हम चाह ही नहीं रहे। हम तो
ख़त्म ही, ये बड़े अच्छे स्टेप लिए अभी जो आर्मी चीफ ने स्टेप लिए, या ये वो है कि करप्शन ख़त्म की जाए, बिजली की चोरी ख़त्म की जाए, डॉलर के रेट को स्टेबल किया जाए। और आज पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाया गया, बड़ा लोग सोच रहे थे कि आज पॉलिसी रेट और बढ़ जाएगा, बड़ा अच्छा किया, क्योंकि उसके बगैर इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, ना ही कोई लोग करेंगे। महंगाई भी इंशाल्लाह अब कम होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्शन को हम क्यों नहीं, हर पार्टी कहती है कि प्राइवेटाइज करें, और अगर फ़र्ज़ करो नहीं कहती, कोई पार्टी इख्तलाफ करती है, तो फिर क्या होगा? किस तरह मुल्क ये नुकसान बर्दाश्त कर सकता है? PIA आप देख रहे हैं कि क्या असर हो रहा है PIA का। हम सब अपने आप को जानबूझ के अच्छी बात की शेख साहब, आपने अच्छी बात की कि सबको बैठकर, यानी जो एक नोशन है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए। तो रुकिएगा, अब हम शेख साहब की तरफ आते हैं, अनवर शेख साहब की तरफ। कब से हम सुन रहे हैं कि इन यूनिट्स को छोड़ दें, इनको निकाल दें, इनको बेच दें, सब इत्तफाक भी करते हैं कि ये हमारे ऊपर बर्डन है, फिर होता क्यों नहीं है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट ने कोशिश की कि प्राइवेटाइजेशन, मुसलसल हुकूमतों ने कोशिश की, और किसी दौर में प्राइवेटाइजेशन हुई भी और उसके कुछ नताइज अच्छे आए भी। मिसाल के तौर पर PTCL, आज हर घर में फ़ोन है। ये बैंक्स जो थे डिस्पोज ऑफ किए, वही जो हुकूमत के पास खसारे में थे, आज वो प्रॉस्पर कर गए, वो बड़े बड़े बैंक बन गए, उनकी लिक्विडिटी ज़्यादा है। बेशक, और एक ज़माना वो था जब रेलवे, वापडा और एयरलाइंस प्राइवेट सेक्टर नहीं बना पा रहा था, कम स्ट्रॉन्ग था। जी। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ा। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सारी डेवलपमेंट्स हैं। लेटर 80s में, 90s में पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन को प्रेफर किया गया, और ये भी हमारा एजेंडे की पहली है। और इसमें से आप देखिएगा कि वो जो बातें हम ये अभी कर रहे हैं ना, कि अनसर्टेनिटी है, डॉलर इनफ्लो कम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है, टैक्स की कलेक्शन कम है, गवर्नेंस वीक है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी वीक है, इसका हल है प्राइवेटाइजेशन में। और प्राइवेटाइजेशन करने के लिए मुझे 1 मिनट काइंडली दीजिएगा। आप 1.5 मिनट लें सर। कि सारे का सारा फोकस इस बात पे रखा जाता है कि जी हम इसको बेच देंगे, इसको दरिया बुर्द कर देंगे, या इसका आउटकम ये आएगा कि सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। आप PTCL वाले नहीं हुए ना बेरोजगार? मैं तो कहता हूँ कि आप उनका इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट पालें, जो भी उनके साथ एग्रीमेंट, उसमें जॉब्स उनकी प्रोटेक्टेड। आज भी वो पेंशन ले रहे हैं। इश्यूज होते हैं, ये नहीं होता कि इश्यूज नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल टॉप ऑर्डर पे डिस्कोज है, 9 या 10 की 10 डिस्को ही कैन बी प्राइवेट। अच्छा शेख साहब, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की। आज वही हेस्को का हेड भी वही बैठा है, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैपको का वही है, लेस्को के ISCO का वही है। वो बड़े बड़े जनाब वो खबरें दे रहे हैं कि हमने छापे मारे, हमने इतने यूनिट पकड़े। तो आप कल क्यों नहीं पकड़ सकते थे? ये तो खैर जो पॉलिटिकल विल है ना, उसके पीछे यही है। हमने जब आज से 4-5 साल पहले ये एक्सरसाइज पहले भी हो चुकी है, होती है, और एसेंशली उसके आउटकम भी आता है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो एड्रेस नहीं होते। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिनके इन्फ्लेटेड बिल्स हैं, एग्रीकल्चर के बिल्स हैं, लाखों करोड़ों रुपए के बिल्स हैं, वो सारे के सारे ओरिजिनली और जेन्युइन बिल्स नहीं हैं। उसके लिए कमेटियां बना दें, कॉम्पिटेंट कमेटियां, मिनिस्ट्री ऑफ तवानाई, बड़ी अच्छी टीम वहाँ बैठी है, और उसका आउटकम आप देख लें कि एम्पावर्ड कर दें कि उनके इन्फ्लेटेड बिल्स को एड्रेस करें, किस्तें बनाएं, उनकी बिजली अगर वो दे देते हैं तो बहाल करें। अब लाखों हज़ारों लोगों के कनेक्शन काट दिए नेचुरली, आप जानते हैं। आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी, बड़ी अच्छी तजवीज़ दी फ़ारूक सलीम साहब। ये मैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के मईशत पर मनफी असरात की बात कर रहा हूँ। सदर साहब ने तजवीज़ दे दी, इलेक्शन कमीशन ने कहा हो नहीं सकता, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कब इलेक्शन होंगे। एज एन एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं, इससे क्या असर पड़ता है फिर मईशत पे? जी, इसके ऊपर बात ज़रूर हो रही है, मैंने बड़ा गौर व खौज किया है, और मेरी समझ में जो चीज़ आ रही है कि
जिस किस्म की गैर यकीनी की तरफ आपने इशारा किया, उसका मईशत के ऊपर कोई इतना गहरा असर होने वाला नहीं है। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक जमात थी PTI के नाम से, जो इंतशार फैलाना समझ रही थी कि उसके सियासी मफाद में होगा, उसका इंतशार फैलाने की जो कैपेसिटी है, जो काबिलियत है, वो बड़ी हद तक न्यूट्रल कर दी गई है, म्यूटेट कर दी गई। तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि किसी किस्म का सियासी इंतशार फैलने जा रहा है या फैलने की इजाजत दी जाएगी। तो जो दर्जा हरारत है, चाहे वो सियासी कह लें, मैं समझ रहा हूँ कि 9 मई के इकदामात के बाद बहुत दर्जा हरारत नीचे आ गया है। सियासी दर्जा हरारत वो नहीं रहा जो एक ज़माने में हुआ करता था, और इंतशार फैलाने की जो काबिलियत है वो भी बड़ी हद तक नीचे आ गई। जिस तरफ आप शायद इशारा कर रहे हैं वो आईनी गैर यकीनी या कानूनी गैर यकीनी ज़रूर है, लेकिन उसका मईशत के ऊपर सच मेरे नज़दीक कोई डायरेक्ट असर नज़र नहीं आ रहा। चलें, आपने बड़ी अच्छी बात की। हम वैसे ही परेशान होते रहते हैं। नादरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कैसर अहमद शेख साहब बार बार बॉर्डर बंद करने की बात कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद पड़ा है, तुरखम को 7-8 दिन हो गए। तो मैं ज़रूर इस पे बात करना चाह रहा हूँ। शेख साहब की राय मुकद्दम, लेकिन पाकिस्तान को इससे नुकसान भी बड़ा हो रहा है। जो चीज़ें अफ़गानिस्तान के लिए मंगवाई जाती हैं वो पाकिस्तान में स्मगल कर दी जाती हैं। कैसे इस इशू को एड्रेस किया जाए और क्या अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट को रिवाइज़ किया जाए, मैं ये सवाल करूँगा अपने मेहमानों के सामने ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। कैसर अहमद शेख साहब, आपने 2-3 बार अफ़गान बॉर्डर की बात की, बंदिश है तुरखम बॉर्डर की, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि ब्लैक मार्केट में उनका सामान यहाँ बिकता है, पाकिस्तान को टैक्स नहीं मिलते, पाकिस्तान का रेवेन्यू का नुकसान होता है। ये आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बात ये रेवेन्यू नुकसान तो हमारा अपना काम है ना, हमारे कस्टम और हमारी जो इंटेलिजेंस और हमारे अपना कंट्रोल नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये आसियान कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, सारे इनकी 65% ट्रेड आपस में होती है। पूरी दुनिया में रीजनल ट्रेड है। हम एक वाहिद कंट्री हैं। हमें क्या मसला है? इंडिया से जो भी इख्तलाफात हैं वो भी बैठ के हमें हल करने हैं, हर सूरत में हल करना है। अगर आपने अपनी इकानमी को बचाना है, या आप डूब रहे हैं और डूबते रहेंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है आपको। रीजनल ट्रेड चाहे इंडिया से, चाहे बांग्लादेश से, थ्रू आउट हम सारे का सारा बंद है। इधर सेंट्रल एशिया तक हमने बंद किया हुआ है। आप चाह रहे हैं कि ऑल द वे आपकी अभी अगर एक्सपोर्ट तो आपकी है नहीं, रिमिटेंस वैसे आपकी आजकल पिछले महीने बहुत कम आई है। एक्सपोर्ट आपको बढ़ानी पड़ेगी, और एक्सपोर्ट सिर्फ रीजनल ट्रेड से बढ़ सकती है। और आपके पास सिर्फ टेक्सटाइल एक है। मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट जो है यही है कि हमें अंदरूनी अपने खलफशार वो बैठ के हल करना है, और जो अपने बॉर्डर्स पे अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ खलफशार है वो खत्म करना है। नहीं तो हम डूब रहे हैं। नहीं शेख साहब, बात ये है आप रीजन की, शेख साहब एक मिनट, आप रीजन की बात कर रहे हैं। इंडिया के साथ बड़ी कोशिश की गई ट्रेड खोलने की, सार्क के प्लेटफॉर्म पे सेफ्टा साइन हुआ, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया एस्टेब्लिश हुआ, ना हुई। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2013 में, उन्होंने 3 एग्रीमेंट किए ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए। उसमें नेगेटिव लिस्ट से पॉजिटिव लिस्ट पे, पॉजिटिव लिस्ट से नेगेटिव लिस्ट पे हम उलझे रहे। ट्रेड ना नॉर्मल हुई, जो पोटेंशियल था उतनी ना हुई। तो फिर आप जो शिकायत कर रहे हैं हमारी हुकूमतें क्यों नहीं कर सकी? अगर 1.4 बिलियन लोगों के साथ हम तिजारत नहीं कर रहे, एक दीवार हुई है दरमियान में, तो रीजन की ट्रेड के बारे में बात करना भी तो एक ख्वाब ही है ना। कोई ख्वाब नहीं है, ये हमारे अपने पॉलिटिशियंस का इख्तलाफ है, झगड़ा है। हम समझते हैं कि शायद ये हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी है। देखिए, कश्मीर बिल्कुल इंडिया ज्यादती कर रहा है कश्मीर पे, और कश्मीर का मसले का हल निकलना चाहिए। आज से 35 साल पहले डॉक्टर महबूब हक साहब ने ये कहा था कि आप कश्मीर को कम से कम बैठ के ये फैसला कर लें कि 50 साल के अंदर अंदर इसका डिसीजन कर लें। 35 साल पुरानी बात। और हम इन्वेस्टमेंट भी अगर आएगी तो आपके करीब से आएगी। बांग्लादेश में कितनी इन्वेस्टमेंट जा रही है, और इंडिया, ये आप या तो कहें कि हमने ठीक करना ही नहीं है,
ना हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, ना हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, ना हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए आप कर्जा नहीं देते छोटों को, सिर्फ चंद बड़ों को कर्जा देते हैं। ये फार्मूले देखिए सब पता है हमें। जो SOE जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है वो नुकसान कर रही है। ये नहीं है कि हमारे मर्ज का पता नहीं है। हम बैठे सारे पॉलिटिशियन बैठ के इन 3-4 आइटमों में जो फैसला करें। चले पॉइंट टेकन शेख साहब, पॉइंट टेकन। आपका पॉइंट आ गया। आइंदा भी बेहतर नहीं होंगे और आप डेफिसिट में ही रहेंगे, आप कर्जे पे। आपका पॉइंट आ गया शेख साहब। ये आपने अच्छी बात की कि बैठना पड़ेगा, आपने अच्छी बात की। अब दूसरे शेख साहब की तरफ आते हैं। ये फरमाइए, कल से हम सुन रहे हैं बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताया जा रहा है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उस पे पाकिस्तान की मईशत पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप तो फाइनेंस में रहे हैं। एग्जैक्टली आज से 3-4 साल पहले जिस वक्त अफ़गान ट्रेड पाक रुपी में अप्रूवल आई तो वहाँ पे ये चीज़ बहरहाल हाईलाइट हुई थी कि हम जो भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं डॉलर से करते हैं। जी। वीट भी, फर्टिलाइज़र भी, केमिकल भी, मेडिसिन भी, इक्विपमेंट भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी और बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें एक्चुअली अफ़गानिस्तान पाक रुपी में ट्रेड होने की वजह से डॉलर हमारे जा रहे हैं। तो वो 3-4 बिलियन डॉलर जो अफ़गानिस्तान ख़ुद खर्च करता, अगर वो डायरेक्टली इंपोर्ट करता, हमने तो उन्हें मतलब अकोमोडेटिव पॉलिसी रखी है, सॉफ्ट बॉर्डर्स हैं और जो एफर्ट और हेल्प हो सकती है करते हैं, मगर बिजनेस हैज़ टू बी डन इन ए बिजनेस लाइक नहीं मैनर। लेकिन रुपी में ट्रेड करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रुपी में ट्रेड करने का उस हद तक फ़ायदा हुआ जिसमें जैसे करेंसी स्वैप अरेंजमेंट में वो लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान के पास डॉलर्स की अरेंजमेंट का कोई मुस्तकिल निज़ाम नहीं है तो हम उसके रेस्क्यूअर ठहरे, बट एट द एक्सपेंस ऑफ आवर ओन इकॉनमी। द इकॉनमी इज़ एट द मोमेंट कि 85 से 90% हमारा जो रेवेन्यू इस साल आएगा, टैक्स रेवेन्यू, दैट विल बी यूज्ड फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर डेट सर्विसिंग। बाकी बच्चे का 4000 बिलियन अभी आपने कहा गैस सेक्टर का और पावर सेक्टर का मिला के डेट है, और वो 1500 अरब रुपया इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, बजटेड, अनबजटेड सब्सिडी का डाल लें तो 5000 अरब से ऊपर वो बन जाता है। जो भी इस्टेब्लिशमेंट क्या से करना है, गवर्नेंस कॉस्ट है या सिक्योरिटी कॉस्ट है या लोकल जो स्पेंडिंग्स हैं या पीएसडीपी में सारा ही बैंक बारोइंग से है। और बैंक बारोइंग के रेट्स आपको पता है, हम खुश हो रहे हैं कि पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाया, चले ठीक है, मगर है कहाँ पे ये फिर 22%। एग्जैक्ट कौन कारोबार कर सकते तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हल बड़ा सीधा है और वो ये है कि वो जो भी देखे उन्होंने स्टॉप कर दी इंपोर्ट मेरी नाकिस राय में कि जब पता है कि रुपी टर्म में यहीं साथ वाले बॉर्डर से ही मिल जानी है तो हम क्यों डायरेक्ट इंपोर्ट करें। तो डायरेक्ट वो इंपोर्ट करते, डॉलरों में इंपोर्ट करते, फिर हमारी मार्केटें आर फ्लडेड विद स्मगल्ड गुड्स। एग्जैक्टली तो ये है यानी ये सबसे बड़ा मसला है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, यही मसला आपके सामने रखता हूँ कि स्मगल करते हैं वो, यानी पाकिस्तान को कस्टम नहीं मिलता, 3/4 सामान उनका जो स्मगल्ड हो के पाकिस्तान में आ जाता है। पाकिस्तान को एक अंदाजे के मुताबिक कोई $3 बिलियन का नुकसान होता है इस ब्लैक मार्केटिंग की वजह से। तो पाकिस्तान की जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है वो कैसे फिर फ्लॉरिश कर सकती है, अगर जैसे बिजली वाले अप्लाइंसेज हैं या दूसरे हैं वो दुनिया से मंगवाते हैं, इधर फ्लड कर देते हैं जैसे शेख साहब फरमा रहे हैं। जी, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि लगभग 85,000 कंटेनर जो हैं वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड से गुजरते हुए अफगानिस्तान जाते हैं, और जैसे आपने कहा उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद है जो वापस आ जाती है, जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं कि माल इंपोर्ट किया गया, उसके ऊपर ड्यूटी नहीं दी गई और फिर उसका एक ड्यूटी का नुकसान है। 4 किस्म के नुकसान जो हैं वो इस अफगान ट्रांजिट ट्रेड में और स्मगलिंग से जुड़े हुए हैं। एक तो रेवेन्यू लॉस है। मेरा तखमीना ये है कि रेवेन्यू लॉस जो है वो लगभग 150 अरब से 200 अरब रुपए का एफबीआर को डायरेक्ट रेवेन्यू लॉस होता है जो स्मगलिंग के नतीजे में।
दूसरा सिक्योरिटी कॉस्ट हैं जो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को बेयर करनी पड़ती हैं, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन जिसको हम कहते हैं कि हमारी रोड्स और हमारा रोड इस्तेमाल होता है उसको नुकसान पहुंचता है, और चौथा है जिसको हम कहते हैं जॉब डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अफगानी अब एक काशा रह रहे हैं जो नौकरियां पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी, पाकिस्तानियों को मिलनी चाहिए थी, जाते हैं। और अगर इन चारों का जो नुकसान है वो जमा करें तो मेरा तखमीना यह है कि लगभग $4 अरब का सालाना नुकसान है पाकिस्तान की मईशत। $4 अरब का। डॉक्टर साहब आपने तो हिला के रख दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपने वक्त दिया। जनाब कैसर अहमद शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब शेख मोहम्मद अनवर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। नादरीन एक हमारी तरफ से ये एफ़र्ट थी कि ठीक है पॉलिटिक्स सुबह शाम हम बयानात भी सुनते हैं, सियासत पे तबसरे भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी डेवलपमेंट होती हैं, लेकिन असल मसला मईशत है। महंगाई किससे जुड़ी है? मईशत से। आवाम की बेचैनी किससे जुड़ी है? मईशत से। आवाम का सड़कों पे आना किससे जुड़ा हुआ है? वो भी मईशत से। मईशत बेहतर होगी तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो खुशहाली आएगी। यही फार्मूला होता है, और कोई ऊपर से पैसे नहीं गिरते कि हर घर में पैसे गिर जाएंगे और खुशहाली हो जाएगी। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।